हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हमने वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था और साथ में नोट्स भी बनाया था, लेकिन कुछ कारण बस हमारे वीडियो में माइक ऑन नहीं था, जिसके कारण हमको वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जो जो हम लिखे हैं उसी को समझा देते हैं आज भर, क्योंकि हम वीडियो मतलब उसमें आवाज़ नहीं आया इसलिए उसको अपलोड नहीं किए। तो आज आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि इस ज़्यादा मिनट के नहीं, 10 मिनट की वीडियो में समझा देंगे हम। फिर हम दूसरा लेक्चर लाएंगे, दूसरा क्लास, उसमें पूरा अच्छा समझाएंगे। बाकी हम फिर से समझा देते हैं, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। जैसे कि हम पढ़ रहे थे संविधान की विशेषता के बारे में। तो संविधान की विशेषता बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे लंबा संविधान जो है सो हमारा देश का लिखित संविधान है। दुनिया के सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये सबसे बड़ा विशेषता है इसमें। इसीलिए क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो 395 आर्टिकल्स था और 8 अनुसूचियाँ था। वर्तमान में 460 प्लस आर्टिकल्स आ गए हैं और अनुसूची 12 आ गए हैं। भाग 22 था पहले मूल संविधान में, वर्तमान में जो है सो भाग जो है सो 25 है। तो इसी यही सब के कारण क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान माना गया। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया के मतलब हुआ कि जब हम संविधान बना रहे थे तो BN राव साहब जो है सो थे, वो लगभग 56 देशों के संविधान को इकट्ठा किए थे और उनमें से सभी संविधान को पढ़ने के बाद उनको जो अच्छा संविधान लगा, जो संविधान की बात अच्छे लगा, सबको इकट्ठा कर लिए और फिर जो है सो मतलब संविधान में हम अपने संविधान में वर्णित किए। और ऐसा जो है सो कुछ जो है सो ये भी है कि संविधान में हमारा यहाँ विभिन्न स्रोत है, मतलब अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया। प्लस में ऐतिहासिक रूप से जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसमें से और नेहरू रिपोर्ट में से भी बहुत प्रावधान अपने संविधान में रखा गया। नेक्स्ट है एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण। इसका मतलब हुआ कि एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण हुआ कि हमारे संविधान में दोनों का, जैसे कि हर किसी के संविधान में किसी एक का मिश्रण होता है, एकात्मकता होता है, संघात्मकता होता है। हमारे में दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण की बात करें तो कहीं भी जो है हमारे संविधान में संघ का उपयोग नहीं किया गया। आर्टिकल 1 में देखिएगा, वहाँ पे लिखा हो गया है कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया। भारत जो है सो केवल एक संघ नहीं बोला गया, भारत कैसे बना, सभी राज्य से मिल के बना। तो यहाँ पे क्या है, संघात्मकता के ऊपर आ गया सिस्टम। तो ऐसे ही आगे चलते हैं तो जो संघात्मकता का विशेषता अलग अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ 2 सरकार हैं, फिर शक्ति का विभाजन है, फिर हमारे यहाँ लिखित संविधान है, फिर द्विसंदनीय व्यवस्था है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये सब क्या है, संघात्मकता के मतलब विशेषता है। और एकात्मकता का विशेषता भी हमारे यहाँ मिलता है, जैसे कि मजबूत केंद्र, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। फिर एकल संविधान, सबके लिए एक संविधान है। फिर एकल नागरिकता, सबके लिए एक ही नागरिकता है। फिर जो है सो एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा, ऐसे ही करके आपातकालीन प्रावधान, ये सब जो है सो क्या है, संविधान मतलब एकात्मकता का विशेषता है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। तो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, देखिए हर देश की संविधान अपना अपना प्रारूप पर निर्भर करता है कि उस संविधान में किस हिसाब से संशोधन किया जाएगा। जैसे कि अमेरिका का संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, वहाँ वो कठोरता अपनाया है। और संसदीय क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में जो है सो वो बहुत लचीलापन है, वहाँ का संविधान बहुत ईजिली है, उसे संशोधन करना बहुत आसान है। लेकिन भारत क्या किए हैं, दोनों का मिश्रण किए। भारत में ना अमेरिका की तरह कठोर है, ना ही ब्रिटेन की तरह लचीलापन है, ये दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अब फिर आता है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप में जो है सो केंद्र और राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है संविधान। फिर जैसे कि मान लीजिए सरकार केंद्र में भी 2 सदनीय व्यवस्था है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे किसी मतलब भारत के राज्य में भी बहुत सारे राज्य में 2 सदनीय हैं, विधान परिषद और विधानसभा।
तो संसदीय स्वरूप का लक्षण मिलता है। ठीक है, फिर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तो इसमें क्या है, संसदीय संप्रभुता, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि दोनों देश, जैसे मान लीजिए संसदीय संप्रभुता किसका है, ब्रिटेन की, ब्रिटेन के क्या है संसदीय संप्रभुता है, और अमेरिका का क्या है न्यायिक सर्वोच्चता है। सबसे जो है सो अमेरिका में जो न्यायपालिका है सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में जो है सो संविधान सर्वोच्चता है। फिर कानून का शासन, भारत में क्या है कानून का शासन है, कानून के शासन के हिसाब से सब कुछ कानून तय करता है भारत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एकीकृत, हाँ फिर आता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें जो है सो अलग अलग जो है सो देशों का अपना अपना सिस्टम है, भारत में भी अपनाया गया। फिर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी भारत में है, जो नागरिक को अधिकार मिलता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, ये हमारा संविधान के भाग 3 में मिलता है मौलिक अधिकार। इसमें जो है सो 6 प्रकार के अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में आता है। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 24-25 में लिखा गया है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 और 28 के बीच में है। फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। और लास्ट जो है सो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया। तो ये जो है सो हमारा मतलब संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक, और बाकी जो है सो अपवाद है कुछ इसमें, जो आपातकालीन के समय कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं किया जाता है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। तो ये भी देखिए, ये भी क्या है संविधान के भाग 4 में दिया गया है। इसको क्यों लाया गया, इसका मतलब है कि एक भाग में अगर बताए तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसे होगा, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, समाजवादी, फिर गांधीवादी और उदारवादी। ये तीनों जो है सो इसका मतलब उद्देश्य है। तो कुल मिला के ये है कि अगर कितना पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जो कि समाजवादी या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो आप लगा दीजिएगा DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, ये संविधान के भाग 4 के खंड क में है। और ये जो है स्वर्ण समिति की सिफारिश के बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में है, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक, और आगे चल के हम देखेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य जो है सो प्रकृति में गैर न्यायिक है। ठीक है, गैर न्यायिक क्या है, इसमें आपको दंड नहीं मिलेगा। आप ये अब नागरिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए फिर याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिक के लिए, विदेशों के लिए नहीं है। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि इसको जो है सो धर्मनिरपेक्ष राज्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्ष में क्या है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद में प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना में जो उद्देश्य का उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25, 30 और 44 सब में जो है सो धर्मनिरपेक्षता के बारे में विशेषता अच्छे से दिया गया। सार्वभौमिक मत वयस्क मताधिकार, ये जो है सो हमारे देश में अभी वर्तमान में 18 साल से जितने ऊपर है, जिनका जो सो मतदान ना मतलब जिनका जो सो मतदान करने के लिए नामांकन हो गया है, वो 18 वर्ष के जितने भी हैं, जिनका वोटर ID कार्ड बन गया है, वो मतदान दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो। ये सब के लिए इससे सार्वभौमिक है। पहले क्या था, 21 साल का था, पहले 21 वर्ष के लिए था, लेकिन इसको क्या किया, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो सो लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन के आधार पर होता है। चलिए आगे चलते हैं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है,
जैसे कि देखिएगा, भारत में एक ही नागरिकता है। इसमें आपको भारतीय संविधान में फेडरल है, मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्रावधान किया गया। लेकिन वही यूएसए में जो सो प्रत्येक व्यक्ति न केवल यूएसए के नागरिक है, बल्कि विशेष राज्य के भी नागरिक है। वहाँ के जिस राज्य में है वहाँ के भी नागरिक उनको लेना पड़ता है। इसीलिए अमेरिका में क्या है, 2 नागरिकता के प्रावधान है। हमारे यहाँ क्या एकल नागरिकता है। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय है लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर क्या है, चुनाव आयोग जो स्वतंत्र निकाय हो गया, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक स्वतंत्र निकाय हो गया, लोक सेवा आयोग स्वतंत्र निकाय हो गया, राज्य सेवा आयोग स्वतंत्र निकाय हो गया। इसमें क्या है, स्वतंत्र निकाय का भी प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान की विशेषता में, इसीलिए एक स्वतंत्र निकाय भी है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान देखिए, आपातकालिक प्रावधान में 3 तरह के आपातकालीन लगता है हमारे यहाँ। जैसे कि अगर बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। फिर आता है राज्य आपातकाल या उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लगता है। एक है वित्तीय आपातकाल, ये भी क्या है कि 360 के तहत लगता है, आर्टिकल 360 के तहत। लेकिन आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं देखने के लिए, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार मतलब देखिए, एक तो केंद्रीय स्तर पर सरकार है, एक राज्य स्तर पर सरकार है, एक केंद्रीय स्थानीय स्तर पर सरकार है। स्थानीय स्तर पर किसके, जैसे कि नगर पालिका और पंचायत का। नगर पालिका के लिए हम बताए थे 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत है, और 74वां संविधान संशोधन 1952 के तहत भी जैसो नगर पालिका और पंचायत दोनों के लिए जोड़ा गया। इसमें क्योंकि जब हम डीपीएससी पढ़ते हैं वहाँ पर अनुच्छेद 40 दे रखा है, उसमें ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन के लिए बात किया है, वो गांधीवादी सिद्धांत है। इसीलिए यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार को गठन करने के दिया गया। चलिए, सहकारी समिति। सहकारी समिति ये जो है सो हमारे संविधान में मिलता है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1911 द्वारा सहकारी समिति को दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें मौलिक अधिकार सहकारी समिति को जो है सो इससे मौलिक अधिकार क्या हमारा आर्टिकल 19 के रूप में सहकारी समिति के गठन का अधिकार मिलता है। हम कहीं भी अपना सहकारी समिति गठन कर सकते हैं। चलिए, सहकारी समिति के लिए बहुत सारे खंड है, जैसे कि अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT के रूप में नया भाग 11 के खंड ख में जोड़ा गया है। तो ये हमारा संविधान की विशेषता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि संविधान विशाल क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा कारण दिया गया है। तो हमारा जो है सो भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। ये किसने बोले थे, आइबरजेनिस ने। आइबरजेनिस ने, जो ब्रिटिश के विधि विशेषज्ञ थे। कौन थे, ब्रिटिश के विधि विशेषज्ञ थे। भारत के संविधान के विशालता के लिए कुछ कारण दिए थे उन्होंने। सबसे पहला कारण थे कि भारत भौगोलिक रूप से विशाल एवं विविध वाला देश है। भारत भौगोलिक रूप से विशाल एवं विविध वाला देश है। सामाजिक एवं संस्कृति रूप से विविधता युक्त है। फिर बोले हैं इन्होंने, संघ एवं राज्यों के लिए एक संविधान है, जो कि हम समझा रखे हैं आपको अभी। फिर बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक कारण भी कुछ है, जो कि आपको हम यहाँ बताए थे विभिन्न स्रोतों में। नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों से लगभग 2/3 भाग जो है सो इन्हीं कानून से लिया गया है, प्रावधान अपना संविधान में जोड़ा गया है 2/3। और जब भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये ब्रिटिश काल के सबसे बड़ा कानून था। इसमें 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं थे। और अभी हमारे भारत में कितने हैं, वर्तमान में 22 भाग है, नहीं 25 भाग है, और 460 से अधिक आर्टिकल्स आ गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। फिर तो ऐसे प्रावधान जो अन्य देशों के संविधान से भाग में नहीं है। देखिए, कुछ ये भी एक कारण है लंबा होने के लिए कि दूसरा के संविधान में ये सब नहीं वर्णित किया गया, ये सब ऐड नहीं किया गया। लेकिन हमारे भारत में क्या है, जैसे लोक सेवा है, लोक सेवा का ही बात संविधान में ऐड किया गया। चलिए आप लोग बताइएगा, लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल था संविधान में दिया गया। फिर है ग्रहित संविधान, यह है विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए प्रावधान है। जो विदेशी संविधान है उनसे ग्रहण किए गए प्रावधान है, अलग अलग विदेश से
अलग अलग संविधान, लगभग वर्तमान में 12 से अधिक देशों के संविधान से हम कुछ न कुछ अपना संविधान में ऐड किए हैं। कुछ आलोचना भी की है इन्होंने। जेनिस ने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। यानी कि इन्होंने दो कारण दिया, विशाल सबसे बड़ा संविधान है और भाषाशैली बहुत जटिलता है, इसीलिए वकीलों का शहर मतलब स्वर्ग बोले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वकीलों का स्वर्ग का मतलब देखिए, कुछ दो हम एक जजमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे न्यायालय अपने विवेकानुसार, जो न्यायालय है अपने विवेकानुसार निर्णय नहीं लेता, वह अपने तर्क और स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेता है। तथा अतः तर्क कौन देते हैं? वकील के तर्क और प्रमाणों के अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगर वकील जो तर्क देंगे उसी आधार पर न्यायालय अपना जो सो निर्णय लेंगे। वो उनके पास कोई विवेक शक्ति नहीं है कि वकील तर्क कुछ और दे रहे हैं और हम शक्ति को अपना निर्णय कुछ और दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तर्क देखेंगे, उनके प्रमाण देखेंगे और उसके आधार पर न्यायालय अपने फैसला सुनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी में दिया हुआ है, देखिए एक मतलब जजमेंट है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, निजता के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना था। निजता का अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना था, क्योंकि इस समय ये होगा कि वो जो वकील होंगे अपना तर्क देने में कहीं ना कहीं चूक हो गए होंगे उनको। जबकि आगे चलकर KS पुट्टास्वामी के केस में निजता का अधिकार को मूल अधिकार माना है। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ है संविधान की व्याख्या करना। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ है संविधान की व्याख्या करना, जो अपने अपने समय पर अपना निर्णय में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपना फैसला बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फैसला बदलने के लिए उनको बेंच भी चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो जज की फैसला है, ठीक है ना, तो 2 जज की फैसला को चेंज करने के लिए सिंगल जज चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए 3 जज की बेंच बैठना पड़ेगा, उसके बाद जो है फैसले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है। ये इनको हम उधार के बहाने बोलते हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है सो थोड़ा सा कुछ काम है, तो हम आज कल हम इसको पढ़ेंगे। भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान नहीं है। ग्रसित संविधान मतलब होता है, ग्रहित संविधान मतलब किसी देश से हम कैसे कैसे क्या क्या लिए हैं वो, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। मेंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेंगे, क्योंकि आज जो है सो हम लिखे नहीं हैं, क्योंकि आज समझाते हुए निकल गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपर इस वीडियो को नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर 4 है। और आप लोग अगर वीडियो बनाइएगा, लेक्चर के साथ साथ चलिएगा अपना नोट्स बनाते हुए, तो आप लोग को बहुत उपयोग होगा। वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का शेयर और लाइक पे ही तो हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है कैसे, तो इस पर विचार करेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख दीजिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।